हिंदू अखबार के संपादकीय विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस साल के मॉनसून के एक बड़े ही अजीब विरोधाभास की पड़ताल करने वाले हैं। देखिए, कागज पर तो ये एक भरपूर मॉनसून था, शानदार बारिश हुई, लेकिन असल में कई लोगों के लिए यही बारिश एक बड़ी तबाही लेकर आई। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये हुआ कैसे। तो ये एक ही सिक्के के दो पहलुओं जैसी कहानी है। एक तरफ देखिए तो रिकॉर्ड फसलें हुई, हमारे जलाशय पानी से लबालब भर गए। ये सब खुशहाली और तरक्की की तस्वीर दिखा रहे थे। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू उतना अच्छा नहीं था। वही बारिश कई गांवों को डुबो रही थी, जगह जगह भूस्खलन हो रहे थे। सही में ये एक दो धारी तलवार साबित हुई। तो चलिए शुरुआत आंकड़ों से करते हैं। अगर हम सिर्फ बड़ी तस्वीर देखें तो सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। पूरे देश में सामान्य से 8% ज्यादा बारिश हुई। अब ये सुनने में एक छोटा नंबर लग सकता है, लेकिन ये एक बड़ा सरप्लस है। और आमतौर पर इतनी ज्यादा बारिश हमारी खेती और अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत अच्छी खबर मानी जाती है। और इस अतिरिक्त बारिश का सीधा फायदा कहाँ दिखा? हमारी खेती पर। खरीफ फसलें, मतलब वो फसलें जो मानसून के मौसम में बोई जाती हैं, जैसे चावल, कपास वगैरह, उनकी बुआई का रकबा यानी एरिया पिछले साल के मुकाबले 15 लाख हेक्टेयर बढ़ गया। ये बहुत बड़ी बढ़ोतरी है। और बात सिर्फ इसी साल की फसल की नहीं है, इसका फायदा हमें लंबे समय तक मिलेगा। देखिए, हमारे देश के जो बड़े बड़े जलाशय हैं, उनमें पानी का स्तर बढ़कर 163 बिलियन क्यूबिक मीटर यानी बीसीएम तक पहुंच गया। पिछले साल ये करीब 158 बीसीएम था। तो ये इजाफा हमारी वाटर सिक्योरिटी यानी जल सुरक्षा के लिए बहुत बहुत जरूरी है। लेकिन यहीं से कहानी में एक पेंच आता है। देखिए, औसत तो 8% ज्यादा था, पर सवाल यह है कि ये सारी बारिश हुई कहाँ? और जब हम इस पर नजर डालते हैं तो असली तस्वीर सामने आती है। कुछ इलाकों में, जैसे कि उत्तर पश्चिम भारत में, औसत से 27% ज्यादा बारिश हुई। अब इतनी ज्यादा बारिश एक जगह पर होना फायदे से ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, और यहीं से सारी समस्याएं शुरू हुई। तो अब बात करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प पहलू की, वो है भाषा। हम इन घटनाओं के बारे में बात कैसे करते हैं, किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, ये बहुत ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि हमारे शब्द ही हमारी सोच और फिर हमारी नीतियों को आकार देते हैं। एक शब्द जो हम खबरों में बार बार सुनते हैं वो है बादल फटना या क्लाउड बर्स्ट। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यह शब्द अक्सर गुमराह करने वाला होता है। मौसम विज्ञान में बादल फटना एक बहुत ही खास और दुर्लभ घटना को कहते हैं। और सोचिए, इस पूरे मॉनसून सीजन में आधिकारिक तौर पर सिर्फ एक, जी हां, सिर्फ एक ही मामले की पुष्टि हुई। तो फिर इस शब्द का इतना इस्तेमाल क्यों होता है? क्योंकि जब हम बादल फटना कहते हैं तो ऐसा लगता है कि ये कोई अचानक आई आसमानी आफत थी जिसे कोई रोक नहीं सकता था, जिसका बस सामना ही किया जा सकता था। ये शब्द कहीं ना कहीं जिम्मेदारी से ध्यान हटा देता है और तैयारी की कमी को छुपा लेता है। ऐसा लगता है कि ये तो होना ही था। और यहीं पर हम इस विश्लेषण के सबसे अहम सवाल पर आते हैं। एक तरफ तो हमारी मौसम की भविष्यवाणी करने की क्षमता इतनी जबरदस्त हो गई है, और दूसरी तरफ उस भविष्यवाणी के आधार पर तैयारी करने में हम इतने पीछे क्यों हैं? ये जो गैप है, ये जो अलगाव है, यही सारी समस्या की जड़ है। और ऐसा नहीं है कि हमें पता नहीं था, चेतावनियां तो महीनों पहले से मिल रही थी। अप्रैल से ही हमारा मौसम विभाग यानी आईएमडी लगातार कह रहा था कि इस साल मॉनसून सामान्य से अधिक रहेगा। उन्होंने साफ साफ बताया था कि लंबी अवधि के औसत से कम 4% ज्यादा बारिश की उम्मीद करनी चाहिए। तो जब ये पूर्वानुमान बिल्कुल सटीक साबित होता है तो हम क्या करते हैं? हम जश्न मनाते हैं, और मनाना भी चाहिए, है ना? ये हमारे वैज्ञानिकों की काबिलियत और हमारी टेक्नोलॉजी की एक बड़ी जीत है। लेकिन हम इस जीत के जश्न में एक जरूरी सवाल पूछना भूल जाते हैं। हम इसे पूर्वानुमान की जीत के तौर पर तो देखते हैं, पर इस नज़र से नहीं देखते कि ये उस आने वाली आपदा के लिए तैयारी करने में हमारी नाकामी भी है। सवाल ये है कि जब हमें महीनों पहले पता था कि ज्यादा बारिश होने वाली है, तो हमारी तैयारी उतनी अच्छी क्यों नहीं थी? और ये हमें एक बहुत गहरे मुद्दे पर ले जाता है, हमारे नजरिए की, हमारे दृष्टिकोण की विफलता। ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक पूर्वाग्रह है जो हमारे शासन प्रशासन में बैठा हुआ है कि हम अलग अलग मौसम की घटनाओं पर अलग अलग तरह से प्रतिक्रिया देते हैं। इसको ऐसे समझते हैं, जरा सूखे के बारे में सोचिए। जैसे ही सूखे का पूर्वानुमान आता है, पूरा सिस्टम वॉर फुटिंग पर यानी युद्ध स्तर पर काम करने लगता है। सूखा एक दुश्मन की तरह होता है जिससे हमें लड़ना है, जिससे हमें हर हाल में हराना है। लेकिन जब बात अतिरिक्त बारिश की आती है तो हमारा रवैया बिल्कुल बदल जाता है। उसे हम एक जंग की तरह नहीं देखते, उसे तो बस किस्मत मानकर सह लिया जाता है।
अरे प्रकृति का दिया हुआ है, थोड़ा ज़्यादा हो गया तो क्या करें, इस तरह की सोच काम करती है। लेकिन अब वक्त आ गया है कि ये पुरानी मानसिकता बदली जाए, खासकर जब जलवायु परिवर्तन के कारण ऐसी घटनाएं और बढ़ रही हैं। जब हमारे पास इतनी बेहतरीन पूर्वानुमान तकनीक है, तो हमारी जिम्मेदारी की परिभाषा को भी अब बदलना ही होगा। और इस पर संपादकीय का निष्कर्ष बहुत सख्त और साफ है। वो ये कि आज के ज़माने में जब हमारे पास सटीक पूर्वानुमान की ताकत है, तब भी अगर हम तैयारी करने में नाकाम रहते हैं तो इसे सिर्फ एक चूक नहीं माना जाना चाहिए। इसे सरकार की अपनी जनता के प्रति जो जिम्मेदारी है, उसका परित्याग माना जाना चाहिए। और अंत में यह विश्लेषण हमें एक बहुत ही अहम सवाल के साथ छोड़ जाता है। वो सवाल ये है कि आखिर वो दिन कब आएगा जब अतिरिक्त बारिश का पूर्वानुमान हमारे सिस्टम में उतनी ही गंभीरता और तात्कालिकता पैदा करेगा जितनी सूखे का पूर्वानुमान करता है। यह सवाल हमारी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और आपदा प्रबंधन की सोच पर एक गहरा निशान छोड़ता है। हमारा अगला संपादकीय विषय है इलेक्शन कमीशन की एक राष्ट्रव्यापी योजना, जिसका मकसद है भारत की वोटर लिस्ट्स को साफ सुथरा बनाना। लेकिन क्या हो अगर लिस्ट को साफ करने के चक्कर में लाखों असली वोटर्स ही बाहर हो जाएं? देखिए, बिहार में हाल ही में कुछ ऐसा ही हुआ, जो अब पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी बनकर सामने आया है। ये एक क्लासिक दुविधा है। एक तरफ तो लक्ष्य बहुत अच्छा है, एक ऐसी वोटर लिस्ट जिसमें कोई भी गलती ना हो, एकदम परफेक्ट, और दूसरी तरफ है जमीनी हकीकत। बिहार में हुआ एक एक्सपेरिमेंट जो इस लक्ष्य को हासिल करने में बुरी तरह से नाकाम साबित हुआ, और इसी टकराव में इस पूरे मुद्दे की जड़ें छुपी हुई हैं। तो इस पूरे मामले को समझने के लिए आज हम सबसे पहले देखेंगे कि इस राष्ट्रव्यापी संशोधन में जोखिम क्या-क्या है। फिर हम बिहार के केस स्टडी में गहराई से उतरेंगे कि भाई आखिर वहां गलत हुआ क्या। हम उस पूरी प्रक्रिया का विश्लेषण करेंगे और जानेंगे कि इसे बेहतर कैसे बनाया जा सकता था। और आखिर में हम उस बुनियादी दुविधा पर बात करेंगे जो हर वोटर के सामने खड़ी है। तो बात शुरू होती है भारतीय चुनाव आयोग यानी ईसीआई के एक बड़े प्लान से। ईसीआई पूरे देश में एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एक विशेष गहन संशोधन चलाकर वोटर लिस्ट को अपडेट करना चाहता है। अब सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है ना? लेकिन बिहार के हालिया अनुभव ने इस पूरी योजना पर ही गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल ये कि आखिर बिहार में ऐसा क्या हो गया? और इसका जवाब इस एक सोच में छिपा है। बिहार में जो प्रक्रिया अपनाई गई उसका आधार ही गलत था। उसने नागरिकों को लोकतंत्र का हिस्सेदार समझने के बजाय एक तरह से संदिग्ध माना, एक ऐसा रवैया जहां हर वोटर पर शक किया जा रहा हो। और ये नजरिया किसी भी लोकतंत्र की नींव के लिए आप समझ सकते हैं कितना खतरनाक है। चलिए अब जरा बिहार के उन आंकड़ों पर नजर डालते हैं जो इस पूरी कहानी का स्केल बताते हैं। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये लाखों लोगों के वोट देने के अधिकार की कहानी है। देखिए, जब ये पूरी प्रक्रिया शुरू हुई तो बिहार में लगभग 7.89 करोड़ यानी करीब 7.89 करोड़ वोटर्स रजिस्टर्ड थे। लेकिन फिर एक ऐसा कदम उठाया गया जो वाकई हैरान करने वाला था। ड्राफ्ट लिस्ट से एक ही झटके में 65 लाख नाम हटा दिए गए। 65 लाख, जरा सोचिए ये कितनी बड़ी संख्या है। और इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि फाइनल लिस्ट में वोटर्स की संख्या घटकर सिर्फ 7.42 करोड़ रह गई। इतनी बड़ी गिरावट अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। आखिर इतने सारे लोग, इतने सारे नाम लिस्ट से बाहर कैसे हो गए? तो ये तो थे आंकड़े, लेकिन असली कहानी इन आंकड़ों के पीछे छिपी प्रक्रिया में है। हमें ये समझना होगा कि वो कौन सी खामियां थीं, वो क्या गड़बड़ियां थीं जिनकी वजह से लाखों असली वोटर्स को उनके अधिकार से ही वंचित कर दिया गया। इस प्रक्रिया की सबसे बड़ी खामी थी पारदर्शिता की पूरी तरह से कमी। मतलब ये पूरी तरह से एक अपारदर्शी, नॉन ट्रांसपेरेंट प्रोसेस थी। जिन लोगों के नाम हटाए गए उनकी कोई एक लिस्ट तक जारी नहीं की गई, उन्हें कोई एडवांस नोटिस नहीं दिया गया और नहीं कोई कारण बताया गया। हालात इतने खराब हो गए थे कि सुप्रीम कोर्ट को इसमें दखल देना पड़ा ताकि कम से कम बुनियादी पारदर्शिता तो लागू हो सके। और यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझनी होगी। नाम हटाने के जो कारण बताए गए, जैसे किसी की मृत्यु हो जाना या कोई दूसरी जगह शिफ्ट हो गया या एक ही नाम 2 बार था, ये कारण अपने आप में गलत नहीं थे। असली समस्या इन कारणों में नहीं बल्कि उस तरीके में थी, उस गैर पारदर्शी और मनमाने तरीके में जिससे इन्हें लागू किया गया। प्रक्रिया की एक और बड़ी प्रॉब्लम थी दस्तावेजों को लेकर।
अधिकारियों ने जन्म प्रमाण पत्र या जाति प्रमाण पत्र जैसे मुश्किल दस्तावेज मांगे, और वहीं दूसरी तरफ आधार और राशन कार्ड जैसे पहचान पत्र, जो आज लगभग हर किसी के पास हैं, उन्हें मानने से ही इनकार कर दिया। अब आप ही सोचिए, इसका सीधा असर किस पर पड़ा होगा? जाहिर है, देश के सबसे गरीब, अशिक्षित और हाशिए पर मौजूद नागरिकों पर। तो ठीक है, हमने समस्या को तो समझ लिया। अब सवाल ये है कि इसका समाधान क्या है? अच्छी बात यह है कि एक बेहतर और समावेशी प्रक्रिया बनाने के लिए विशेषज्ञों ने कुछ बहुत ही साफ रास्ते सुझाए हैं जो पहले से मौजूद हैं। दुनिया भर के चुनावी विशेषज्ञ 3 बहुत ही बुनियादी कदमों पर जोर देते हैं। पहला, घर घर जाकर वेरिफिकेशन हो ताकि कोई गलती की गुंजाइश न रहे। दूसरा, आधार जैसे आसानी से उपलब्ध दस्तावेजों को स्वीकार किया जाए ताकि सारा बोझ नागरिक पर न पड़े। और तीसरा, पूरी प्रक्रिया पारदर्शी हो और लोगों को अपील करने का एक आसान मौका दिया जाए ताकि अगर कोई गलती हो भी जाए तो उसे सुधारा जा सके। और दिलचस्प बात यह है कि इस बेहतर मॉडल के लिए हमें कहीं बाहर देखने की जरूरत भी नहीं है। भारत में पहले भी जमीनी स्तर पर काम होता था, जहां स्थानीय बूथ लेवल के अधिकारी खुद जाकर जांच करते थे। ये प्रक्रिया सुनिश्चित करती थी कि सारा बोझ वोटर पर न डाला जाए, और ये आज भी एक बेहतरीन मॉडल हो सकता है। और अब हम इस विश्लेषण के सबसे अहम सवाल पर आते हैं, एक ऐसा सवाल जो इस पूरे मुद्दे के केंद्र में है और एक मौलिक दुविधा को हमारे सामने रखता है। तो इस पूरी चर्चा से हमें 4 बातें बिल्कुल साफ समझ लेनी चाहिए। पहली, वोटर लिस्ट को साफ करना जरूरी है, लेकिन ये प्रक्रिया हर हाल में निष्पक्ष और पारदर्शी होनी चाहिए। दूसरी, बिहार का अनुभव दिखाता है कि ऐसी प्रक्रियाओं का सबसे ज्यादा खतरा कमजोर वर्गों पर ही होता है। तीसरी, शुद्धता और भागीदारी में संतुलन बनाने के बेहतर तरीके मौजूद हैं। और सबसे जरूरी बात, हमारा अंतिम लक्ष्य ये होना चाहिए कि एक भी योग्य नागरिक अपने वोट देने के अधिकार से वंचित न रह जाए। अंत में ये पूरा मुद्दा हमें एक बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है, और यही सवाल चुनाव आयोग और भारतीय लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। चुनावी सूचियों की शुद्धता को हासिल करने के साथ साथ नागरिक भागीदारी को कैसे सुनिश्चित किया जाए, इसका जवाब खोजना ही आगे का रास्ता तय करेगा। हमारा अगला और तीसरा संपादकीय विषय है तमिलनाडु की स्टार्टअप क्रांति। देखिए, ये सिर्फ कुछ नारों या घोषणाओं की कहानी बिल्कुल नहीं है, बल्कि एक सोची समझी व्यवस्थित सफलता की कहानी है। तो आइए गहराई से समझते हैं कि तमिलनाडु ने आखिर खुद को एक बड़े स्टार्टअप हब में बदला कैसे। सबसे पहले जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। बस 4 साल पहले की बात है। तमिलनाडु में DPIIT यानी उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के साथ रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स की संख्या थी सिर्फ 2032, और आज ये संख्या 12,100 को भी पार कर चुकी है। मतलब लगभग 6 गुना की बढ़ोतरी। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि ये जबरदस्त बदलाव आखिर हुआ कैसे। इस ग्रोथ के पीछे की असल कहानी को समझने के लिए टोरस रोबोटिक्स का उदाहरण बिल्कुल सटीक बैठता है। सोचिए, एक ऐसा स्टार्टअप जिसे सरकार ने शुरुआती दिनों में सपोर्ट किया, और आज वही स्टार्टअप सरकार के साथ 100 करोड़ रुपए के निवेश में एक पार्टनर है। ये जो कोट है, ये इस पूरे बदलाव को बहुत खूबसूरती से बताता है। वे अब मौके के लिए अर्जी देने वाले नहीं थे, वे सरकार के भागीदार बन गए थे। तो इस पूरे विश्लेषण में हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम देखेंगे कि ये क्रांति शुरू कैसे हुई, फिर इसकी कामयाबी के पीछे की जो 3 पिलर स्ट्रैटेजी है उसे समझेंगे। इसमें स्ट्रेटेजिक कैपिटल, इंक्लूसिव इनोवेशन और एक कनेक्टेड इकोसिस्टम शामिल है। और हाँ, आखिर में हम भविष्य की योजनाओं पर भी एक नजर डालेंगे। तो चलिए अब सीधे इस रणनीति की जड़ तक चलते हैं। तमिलनाडु की सफलता का असली राज आप जानते हैं, कुछ अलग अलग कोशिशों में नहीं, बल्कि एक व्यापक, एक दूसरे से जुड़ा हुआ सिस्टम बनाने में है। ये नारों से आगे बढ़कर एक ठोस व्यवस्था बनाने की कहानी है। तो ये पूरा का पूरा ढांचा इन 3 मजबूत स्तंभों या कहिए पिलर्स पर टिका है। पहला, स्ट्रैटेजिक कैपिटल का इस्तेमाल। दूसरा, इंक्लूसिव इनोवेशन को बढ़ावा देना। और तीसरा, एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना जो डिसेंट्रलाइज्ड हो और डिजिटली जुड़ा हुआ हो। यही तीनों मिलकर तमिलनाडु की स्टार्टअप पॉलिसी की नींव रखते हैं। और इस पूरी कहानी का जो सार है वो इस एक लाइन में है। हमें एक फलता फूलता स्टार्टअप इंजन विरासत में नहीं मिला, हमने एक बनाया। इससे एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि ये सफलता कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि एक सोची समझी बढ़िया तरीके से बनाई गई योजना का नतीजा है। चलिए अब पहले पिलर को थोड़ा और गहराई से देखते हैं, स्ट्रेटेजिक कैपिटल।
यहाँ पर जो मूल विचार था वो ये था कि सरकारी पैसे को एक कैटलिस्ट यानी एक उत्प्रेरक के तौर पर कैसे इस्तेमाल किया जाए ताकि वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को अपनी तरफ खींचे। इस पूरी रणनीति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टूल है टैनसीड यानी तमिलनाडु स्टार्टअप सीड ग्रांट फंड। ये क्या करता है? ये शुरुआती स्टेज वाले स्टार्टअप्स को 10 लाख रुपए का ग्रांट देता है। और यही नहीं, अगर स्टार्टअप महिलाओं का है, ग्रीन टेक से जुड़ा है या फिर किसी ग्रामीण इलाके का है तो ये रकम बढ़कर 15 लाख रुपए तक हो जाती है। इपोपे और ड्रीम एरोस्पेस जैसे कई स्टार्टअप्स को इससे सीधा फायदा मिला है। और इसका असर वो तो सच में देखने लायक है। राज्य सरकार ने जितना भी पैसा लगाया उसका 28 गुना प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आया। मतलब सरकार के 18.79 करोड़ रुपए के अनुदान ने बाजार से 537 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का निवेश आकर्षित किया। ये दिखाता है कि एक छोटा सा सरकारी पुश कितना बड़ा असर डाल सकता है। अब आते हैं दूसरे पिलर पर, इंक्लूसिव इनोवेशन। और यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प सोच अपनाई गई है। यहाँ समावेशन यानी इंक्लूजन को सिर्फ एक सामाजिक जिम्मेदारी या चैरिटी की तरह नहीं देखा गया, बल्कि इसे ग्रोथ के लिए एक जरूरी स्ट्रैटेजी माना गया है। ये पॉलिसी मेकिंग में एक बहुत बड़ा बदलाव है। देखिए, पुराने मॉडल में क्या होता था? इंक्लूजन को अक्सर एक दान पुण्य का काम माना जाता था, लेकिन नए मॉडल में इसे सफलता के लिए एक जरूरी रणनीति के तौर पर अपनाया गया है। मतलब यह है कि हर तबके के टैलेंट को मौका देकर अर्थव्यवस्था को और भी मजबूत बनाया जाए। और इस सोच को जमीन पर उतारने के लिए कई ठोस कार्यक्रम भी शुरू किए गए, जैसे कि SC/ST स्टार्टअप फंड, जिसमें 60 करोड़ से ज्यादा का निवेश हुआ। पेरियार सोशल जस्टिस वेंचर लैब बनाया गया। महिलाओं के लिए थोजिली बूट कैंप्स चलाए गए। दिव्यांग और ट्रांसजेंडर संस्थापकों के लिए स्पेशल सीड ग्रांट दिए गए। और ग्रामम थोरम पुथोजिल जैसी योजनाओं से ग्रामीण इनोवेटर्स को भी जोड़ा गया। और अब बात करते हैं तीसरे और आखिरी पिलर की, एक जुड़ा हुआ इकोसिस्टम। इसका फोकस इस बात पर था कि पूरे राज्य में उद्यमियों की मदद के लिए फिजिकल और डिजिटल दोनों तरह का एक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे तैयार किया जाए। इस इकोसिस्टम की एक बहुत खास बात है इसका विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन। मतलब ये कि स्टार्टअप्स को सिर्फ चेन्नई जैसे एक बड़े शहर तक ही सीमित नहीं रखा गया। मदुरै, तिरुनेलवेली और इरोड जैसे टियर 2 और टियर 3 शहरों में 10 रीजनल हब बनाए गए ताकि उद्यमियों को उनके घर के पास ही इंफ्रास्ट्रक्चर, मेंटर्स और मार्केट मिल सकें। और इस पूरे फैले हुए इकोसिस्टम को आपस में जोड़ने का काम करते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, जैसे कि मेंटोटीएन ने 320 से ज्यादा मेंटर्स को स्टार्टअप से जोड़ा, जिससे 1120 घंटे से ज्यादा की मेंटोरिंग हो पाई। वहीं टैन फंड प्लेटफॉर्म के जरिए स्टार्टअप्स ने 300 से ज्यादा इन्वेस्टर्स से 127 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की पूंजी जुटाई है। और इनके अलावा भी कई और टूल्स हैं, जैसे स्टार्टअप TN, स्मार्ट कार्ड, एक बाइलिंगुअल कॉल सेंटर और ब्रांड लैब्स। ये सब मिलकर जो पहली बार कोई बिजनेस शुरू कर रहा है उसके रास्ते की शुरुआती रुकावटों को कम करते हैं और उसके सफर को आसान बनाते हैं। तो ये तो हुई अब तक की उपलब्धियों की बात। अब इससे आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि भविष्य में क्या है। अगला बड़ा कदम है तमिलनाडु ग्लोबल स्टार्टअप समिट 2025। जी हां, ये एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय इवेंट होने वाला है जो 9 और 10 अक्टूबर 2025 को कोयम्बटूर में होगा। इसका मकसद साफ है, तमिलनाडु की स्टार्टअप कहानी के अगले चैप्टर को लिखना और इसे ग्लोबल स्टेज पर ले जाना। जरा इस समिट के स्केल को देखिए, 30,000 से ज्यादा विजिटर्स, 750 से ज्यादा एग्जिबिटर्स और 35 देशों के प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। इसमें अपनी तरह का पहला AI मैचमेकिंग ऐप भी होगा और साथ ही क्रेच और फीडिंग रूम जैसी समावेशी सुविधाएं भी होंगी। मतलब टेक्नोलॉजी और इंक्लूजन दोनों पर बराबर का जोर है। तो इस पूरे विश्लेषण का जो निचोड़ है, जो सबसे बड़ी बात निकल कर आती है, वो यही है कि तमिलनाडु की सफलता सिर्फ नारों या घोषणाओं पर नहीं, बल्कि एक सुनियोजित, सुसंरचित और एकीकृत सिस्टम की नींव पर बनी है। और आखिर में यह पूरी कहानी हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या व्यवस्थित, समावेशी विकास का ये मॉडल, जिसमें सरकार एक मददगार की भूमिका निभाती है, देश के दूसरे हिस्सों में भी दोहराया जा सकता है? ये एक सोचने वाली बात है। आज हम भारतीय सशस्त्र बलों के भीतर चल रहे एक बहुत बड़े बदलाव पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा बदलाव जो आने वाले समय में युद्ध का पूरा नक्शा ही बदल सकता है।
तो हमारा आज का चौथा और अंतिम संपादकीय विषय है भारतीय सशस्त्र बलों का परिवर्तन। और देखिए, ये सिर्फ कोई ऑर्गेनाइजेशनल फेरबदल नहीं है, असल में ये भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के भविष्य की नींव रखी जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर इस बदलाव की इतनी ज़रूरत अभी इसी वक्त क्यों आन पड़ी है? इसका जवाब दरअसल भविष्य के युद्धों के बदलते हुए मिजाज में छिपा है। अच्छा, इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन को ठीक से समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले कि जंग का मैदान कैसे बदल रहा है, फिर समझेंगे कि ये मिलिट्री जॉइंटनेस या सैन्य संयुक्तता आखिर है क्या। इसके बाद उन 3 पिलर्स यानी स्तंभों की बात करेंगे जिन पर यह बदलाव टिका है, और आखिर में इस एकीकरण की राह में जो चुनौतियां हैं उन पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए सीधे पहले मुद्दे पर आते हैं, बदलता युद्ध क्षेत्र। आखिर हमारी सेना को पहले से कहीं ज्यादा एडेप्टिव यानी कि हर हालात में ढल जाने वाला क्यों बनना पड़ रहा है? देखिए, लड़ाई के जो पुराने तौर तरीके थे ना, वो अब आउटडेटेड हो रहे हैं। आज का जमाना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन के झुंड और सस्ते लेकिन अचूक निशाना लगाने वाले हथियारों का है। इनसे जंग का खर्च शायद कुछ कम हुआ हो, लेकिन खतरे कई गुना बढ़ गए हैं। अब लड़ाई सिर्फ जमीन, हवा या पानी में नहीं होती, बल्कि हर डोमेन में एक ही वक्त पर होती है। और भारत के लिए तो ये चुनौती और भी बड़ी हो जाती है, क्योंकि हमारे सामने 2 फ्रंट थ्रेट है, यानी 2 मोर्चों पर एक साथ लड़ने का खतरा। यही वो खास स्ट्रेटेजिक मजबूरी है जो एक बड़े सैन्य सुधार को बेहद जरूरी बना देती है। तो फिर इस नई हकीकत से निपटने का रास्ता क्या है? यहीं से हम अपने दूसरे सेक्शन पर आते हैं, लक्ष्य सैन्य संयुक्तता। अब सिर्फ कोऑर्डिनेशन या तालमेल बिठाने से काम नहीं चलेगा, हमें एक पूरी तरह से इंटीग्रेटेड यानी एकीकृत कमान की तरफ बढ़ना ही होगा। यहाँ आप साफ देख सकते हैं कि हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। पुराना मॉडल सर्विस साइलो का था, मतलब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सब अपनी अपनी दुनिया में काम करते थे। पर अब लक्ष्य है इंटीग्रेटेड कमांड्स का, जहाँ एक ही छत के नीचे तीनों सेनाएं मिलकर ऑपरेशंस करेंगी। इस लक्ष्य तक पहुंचने का तरीका है थिएटराइजेशन। इसको आप ऐसे समझिए कि किसी एक खास ज्योग्राफिकल एरिया के लिए एक सिंगल कमांडर बना दिया गया और उस इलाके की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की सारी ताकत उसी एक अफसर के हाथ में दे दी गई। लेकिन हाँ, ये रास्ता आसान बिल्कुल नहीं है। हमें ये याद रखना होगा कि जॉइंटनेस यानी संयुक्तता लाने की जो पिछली कोशिशें हुई हैं, उनके नतीजे कुछ खास अच्छे नहीं रहे। प्रोग्रेस की रफ्तार सच कहें तो बहुत धीमी रही है। तो फिर इस बार ऐसा क्या अलग है? यही सवाल हमें हमारे विश्लेषण के सबसे अहम हिस्से पर लाता है, परिवर्तन के 3 स्तंभ, सिद्धांत, टेक्नोलॉजी और संरचना। असली बदलाव यहीं हो रहा है। पहला स्तंभ है सैद्धांतिक विकास यानी सोच में बदलाव। हमारी सेना की स्ट्रैटेजी में बुनियादी बदलाव आ रहा है। 2017 का जॉइंट डॉक्ट्रिन हो या रणसंवाद जैसे प्रोग्राम, इन सब का फोकस हाइब्रिड वॉरियर्स बनाने पर है, यानी ऐसे सैनिक जो बंदूक के साथ साथ कीबोर्ड और कलम चलाना भी बखूबी जानते हों। अब आते हैं दूसरे स्तंभ पर, टेक्नोलॉजी और खरीद। अब जो भी नई तकनीकें या हथियार खरीदे जा रहे हैं, वो इस तरह से चुने जा रहे हैं कि वो सीधे सीधे जॉइंट ऑपरेशंस को सपोर्ट कर सके। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, जैसे MQ-9B ड्रोन्स की खरीद को ही ले लीजिए। ये तीनों सेनाओं को एक साथ खुफिया जानकारी जुटाने और हमला करने की ताकत देंगे। नेवी के लिए राफेल M का मतलब है समंदर में और ज्यादा मारक क्षमता, और आकाश तीर नेटवर्क तो सेना और वायुसेना के एयर डिफेंस को एक साथ एक धागे में पिरो देगा। ये सारे कदम सीधे सीधे जॉइंटनेस को ही बढ़ावा दे रहे हैं। और तीसरा और आखिरी स्तंभ है संरचनात्मक पुनर्गठन। इसका मकसद है ऐसी नई सैन्य टुकड़ियां बनाना जो ज्यादा फुर्तीली हों, इंटीग्रेटेड हों और बहुत तेजी से एक्शन ले सकें। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है आर्मी के इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स यानी IBGs, जिन्हें रुद्र नाम दिया गया है। ये एक तरह से मिलिट्री के स्विस आर्मी नाइफ जैसे हैं। एक ही ब्रिगेड में आपको टैंक, सैनिक, ड्रोन सब कुछ मिलेगा, और सबसे बड़ी बात, इन्हें सिर्फ 12 से 48 घंटे के नोटिस पर कहीं भी तैनात किया जा सकता है। चलिए अब हम अपने आखिरी और शायद सबसे जरूरी सेक्शन पर आते हैं, एकीकरण की राह। आखिर इस रास्ते में मुश्किलें क्या हैं और आगे करना क्या होगा? तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस इतने बड़े और ज़रूरी बदलाव को पूरी तरह से सफल बनाने के लिए आखिर क्या क्या करना होगा। देखिए, आगे का रास्ता बिल्कुल साफ है।
थिएटर कमांड्स को सिर्फ कागजों से निकालकर हकीकत में लाना होगा। सिविल मिलिट्री फ्यूजन यानी नागरिक और सैन्य तालमेल को बेहतर करना होगा। हमें ऐसे टेक्नोलॉजिस्ट कमांडर्स तैयार करने होंगे जो टेक्नोलॉजी को समझते हों। और हाँ, कॉमन डेटा स्टैंडर्ड्स बनाने होंगे ताकि तीनों सेनाएं एक दूसरे से आसानी से बात कर सकें। और शायद सबसे जरूरी, तीनों सेनाओं के बीच के पुराने मतभेदों को दूर करना होगा। आखिर में ये एक कोट इस पूरी बातचीत का सार बता देता है। जहां परिवर्तन युद्ध के मैदान की गतिशीलता को बदल देता है, वहां केवल एक अनुकूलनीय सेना ही मोर्चे को आगे बढ़ाती है। यही वो मूल मंत्र है जो भारत के इस सैन्य परिवर्तन के पीछे काम कर रहा है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये आपको पसंद आया तो इसे प्लीज़ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।